हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, जो क्लास 11 का चैप्टर है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक माना जाता है। इससे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इसमें एक्सेप्शंस भी होता है और बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने जमा कर दिया। इसको आप देख लेंगे तो इसके अलावा और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस आपका हेडिंग दिया हुआ है। ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब एक सिंगल एटम है, गैसियस एटम है, और ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, वही बात लिखा है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। एक आइसोलेटेड एटम के जो न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन सुनो, आगे लिखा है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट आइसोलेटेड एटम। मतलब एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू ये निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एटम है आइसोलेटेड फॉर्म पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कुछ थ्योरी है, इसको दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और कि एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस, नोबल गैस आइसोलेटेड फॉर्म में आसानी से मिल जाता है, उसमें आप रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके एटम्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है, उनको पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप एग्जैक्ट वैल्यू एटॉमिक रेडियस का नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे जरा देखिए, कुछ लिखे हैं हम। सो इट इज़ कैलकुलेटेड इन बॉन्डेड स्टेट। जब एक आइसोलेटेड एटम से नहीं निकाल सकते हैं एटॉमिक रेडियस, तो उसको बॉन्डिंग फॉर्म में, बॉन्डेड स्टेट में निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सो द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का जो मोर एक्यूरेट डेफिनेशन है वो क्या बनता है, तो वो जरा देखा जाए, ध्यान से देखिएगा। हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ होमो, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। कहने का मतलब कि जब बॉन्डेड फॉर्म में एटॉमिक रेडियस निकलेगा तो दो एटम के न्यूक्लियस का बीच का दूरी, मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे तो उनके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के बीच की दूरी ले लेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो वो जो आधा हिस्सा आता है उसी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्योंकि अकेला तो रेडियस निकलेगा नहीं अकेला एटम से, तो फिर बॉन्डेड फॉर्म में निकालेंगे, तो बॉन्ड जो बनता है दो एटम के बीच में, उसका आधा हम ले लेंगे हिस्सा, उसी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन वो जो दो एटम होगा वो दोनों एटम सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम क्या होंगे, सेम होंगे। वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ थ्योरी है, इसको दिमाग में बैठाइए। दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस होगा दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का दूरी, इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड बाई विच टू एटम्स हैव कंबाइन। मतलब वो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के बॉन्ड से वो कंबाइन है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड बाई विच टू एटम्स हैव कंबाइन। मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस होगा, कितना होगा, वो डिपेंड करता है किस टाइप का बॉन्ड है। बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्ड्स एटॉमिक रेडियस डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। अब जब जाहिर सी बात है कि कंबाइन स्टेट में रेडियस निकलता है, बॉन्ड बना के रेडियस निकालेंगे और उसी का आधा कर देंगे, तो फिर बॉन्ड्स अलग अलग टाइप के होंगे, तो रेडियस भी अलग अलग टाइप का हो जाएगा। और देखिए टाइप्स ऑफ रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस, आयोनिक रेडियस, क्योंकि सब के सब बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वंडरवाल, आयोनिक बॉन्ड, तो ये बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, तो रेडियस भी उतना ही टाइप का मिलेगा। तो ये सब हो गया टाइप्स ऑफ रेडियस। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, जितना थ्योरी मैंने आपको समझाया है सब आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। कोवैलेंट रेडियस, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे सिंपल,
इट इज़ डिफाइंड फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ये किस मॉलिक्यूल के लिए होता है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। मान लेते हैं ये A2 ले लिए, A2 का मतलब होता है होमोन्यूक्लियर, मैं पहले ही बताया था होमोन्यूक्लियर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम क्या हो? सेम हो। अब ये कैसे बनता है जरा देखना, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका A, दोनों A है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बाबू, ठीक है भैया, बॉन्ड लेंथ इसको बोलेंगे रे बाबा। ये मैं सब आपको बता दिया हूँ, जिसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और इसी का आपको क्या कर देना है? इसी का, जैसे कि ये एक लाइन खींच दो न्यूक्लियस पर, ये एक न्यूक्लियस पर लाइन खींचो, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ, इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, और इसी का आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा। जब आधा कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? D। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी D है, तो देखना यहाँ से R कोवैलेंट, मतलब यहाँ से कोवैलेंट रेडियस निकल गया कितना? D/2। D/2 कोवैलेंट बॉन्ड आपको बनाना है, वो दोनों का बीच के दूरी का आधा कर दो, कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा जो होता है उसी को कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। और वो किस बॉन्ड से बंधा हो? कोवैलेंटली बॉन्डेड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना हो, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए सेम एटम्स, जाहिर सी बात है दोनों एटम सेम होना चाहिए। और बॉन्ड कैसा होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल, तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब जरा देखिएगा, H2 हो गया आपका, Cl2 हो गया, ऐसे ही ले लीजिए I2 हो जाएगा। इन सब का कौन सा रेडियस निकलेगा? कोवैलेंट रेडियस निकलेगा। H और H के बीच का बॉन्ड का आधा कर देंगे तो हाइड्रोजन का रेडियस निकल जाएगा। Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बना देंगे, आधा कर देंगे तो Cl का रेडियस निकल जाएगा। तो ये सब कोवैलेंट रेडियस निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए मेटालिक रेडियस, इट इज़ डिफाइंड फॉर मेटल्स। और मेटालिक रेडियस निकालने के लिए पहले मेटालिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड। देख रहे भैया, ये एक एटम हो गया, मान लेते हैं एक मेटल है। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा, ये एक एटम हो गया, दोनों एटम सेम होना चाहिए, और इनके बीच के ये दूरी हो गया, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। और ये एक ऐसा लाइन खींच दो और ये एक लाइन खींच दो, और इसका यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? D, जिसको आप क्या बोलते हैं? इस D को बॉन्ड लेंथ बोल दो, या इसको आप बोल दें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल दें, बॉन्ड लेंथ बोल दो या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसका क्या कर दीजिए? इसका आधा कर दो। क्या कर दो? इसका आधा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं मेटालिक रेडियस। तो R मेटालिक, R मतलब रेडियस और मेटालिक मतलब मेटालिक रेडियस, और D का क्या हो गया? आधा। और मेटालिक रेडियस किसके लिए होता है? मेटल के लिए। तो ये मान लेते हैं एक मेटल है, सोडियम मान लेते हैं, ये सोडियम है और ये भी सोडियम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, या मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन लिखा है, अब देख लीजिएगा, इट इज़ हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन मेटालिक लैटिस। लैटिस का मतलब होता है एक मेटल का टुकड़ा, उसके अंदर दोनों मेटल टच करेंगे, उसका बीच का दूरी का आधा ले लीजिए, वो हो जाएगा मेटालिक रेडियस। सामने है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या है? थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कीजिए। वंडरवाल रेडियस, इट इज़ 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। नॉन बॉन्डेड, इसमें क्या होता है? देख लो, कोवैलेंट में क्या हो रहा था? दोनों एटम आपस में ओवरलैप कर रहा था, मेटालिक में टच कर रहा था, और वंडरवाल में बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसमें थोड़ा दूरी रहेगा, ठीक है जी। तो जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस, और ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी हम D मान लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है भैया। और बताइए, ये इसी का हम आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? R
वंडर वाल कितना हो जाएगा D/2। तो वंडर वाल में क्या होता है ना कि इसमें एटम आपस में टच नहीं करेंगे, थोड़ा दूरी पर रहते हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये अकेला एटम है, आइसोलेटेड, ये भी अकेला है। मतलब ये अकेला कौन सा एटम हो सकता है? इनर्ट गैस। आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट गैस जो होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो सकते हैं, और आपको पता है कि इनर्ट गैस कभी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो नहीं बनाएंगे तो उनके बीच में दूरी होगा। तो ये इनर्ट गैस एक ये सामान्यतः ये आर्गन है और वो भी आर्गन, और इनके जितना करीब आएंगे, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम करीब आएंगे, लेकिन दूरी बीच में रहेगा, उसी का आधा कर दिया जाएगा तो वंडरवाल मिल जाएगा। तो इनर्ट गैस के अंदर वंडरवाल रेडियस पाया जाता है, क्योंकि इनर्ट गैस कभी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा एक बात और है, एक तरीके से और वंडरवाल बना सकते हो। इनर्ट गैस तो बनाता ही है, बाकी और नॉन मेटल भी बनाते हैं। टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स belonging to the two neighboring molecules of an element in the solid state। कहने का मतलब कि इनर्ट गैस के अलावा जैसे कि कोई नॉन मेटल हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये भी वंडरवाल रेडियस बना, मतलब इनके पास भी वंडरवाल होता है। ये भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कंबाइन होंगे, पास में आएंगे, थोड़ा बीच में दूरी होगा, तो वो भी वंडरवाल रेडियस रखते हैं। लेकिन कुछ वो ऐसा होगा, जरा देखना यहाँ पे, समझना यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं ये Cl2 है और ये Cl2 है, ठीक है जी। ये पास में आएंगे, जितना आना चाहिए आ जाएंगे, लेकिन बीच में गैप होगा और उसका आधा कर देंगे। जैसे ये देख लीजिएगा, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ठीक है जी। ये हो गया आपका Cl और ये Cl, तो ये आपका क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा, Cl2। फिर एक और Cl बनाओ, एक और Cl2 बनाओ, देखो ये न्यूक्लियस और ये आपका Cl और ये Cl, ये अपने आप में क्या हो जाएगा? Cl2, ठीक है। अच्छा, इनके पास पता है, इनके पास खुद कौन सा रेडियस है? कोवैलेंट। अगर यहाँ से हम आधा कर देंगे तो क्लोरीन का कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा। इनके पास भी क्या है पता, आधा कर देंगे तो कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा। लेकिन अगर हम देख लें, इन दोनों Cl में देखें, दोनों Cl2 में देखें, तो इसका Cl और इसका Cl ये करीब आएंगे, कुछ ऐसा, माने इतना करीब आ जाएंगे कि अब उससे ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में गैप होगा, और इसी का क्या कर देंगे हम लोग? आधा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है? D है, तो R वंडरवाल कितना हो जाएगा? R वंडरवाल बराबर D/2। तो कहने का मतलब कि अगर इनर्ट गैस के लिए डायग्राम बनाइएगा, इनर्ट गैस के लिए अगर डायग्राम बनाते हैं तो सिंगल एटम, आर्गन, और उसके बीच में थोड़ा सा गैप देके आधा कर दीजिए, क्योंकि इनर्ट गैस कभी बॉन्ड नहीं बनाता है। और अगर मान लेते हैं हम लोगों को क्लोरीन का रेडियस निकालना है, कौन सा? वंडरवाल। मतलब नॉन मेटल्स, इनर्ट गैस के अलावा भी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी वंडरवाल रेडियस बनाते हैं, ठीक है जी। तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि जैसे अगर क्लोरीन का निकालना है वंडरवाल, तो पहले एक Cl2 लाएंगे, फिर एक Cl2 लाएंगे, Cl2 का डायग्राम बन गया, फिर एक Cl2 का डायग्राम बन गया, और इनके बीच के दूरी का आधा कर देंगे तो ये वंडरवाल निकल जाएगा। तो वंडरवाल का दो केस है, आर्गन के लिए तो सिंगल एटम के बीच की दूरी का आधा, और अगर कोई और नॉन मेटल लेना चाहते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह, तो फिर Cl2 बना के फिर उसका आधा करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है कि यह फिर से समझना कि टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स, उधर भी Cl इधर भी Cl, बिलोंगिंग टू टू नेबोरिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है जी, नेबोरिंग मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में वंडरवाल रेडियस निकलता है, चाहे ऐसे निकालिए तब भी सॉलिड में निकलता है, और चाहे ऐसे डायग्राम बना के निकालिए तब भी सॉलिड में निकलता है। तो सिंगल एटम लेके रेडियस निकालो वंडरवाल, और नहीं तो मॉलिक्यूल लेके बीच में ऐसे आधा कर दो तब भी निकल जाएगा वंडरवाल, ठीक है। अब आगे देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड स्टेट। बताइए किस स्टेट में निकलता है? सॉलिड स्टेट में निकलता है। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर मेटल्स, जो आपके वंडरवाल रेडियस है ये मेटल के लिए अप्लीकेबल नहीं है सर। फिर आगे देखिए, फॉर इनर्ट गैसेज, सुनो जी, इनर्ट गैसेज ओनली वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड। इनर्ट गैस के पास सिर्फ और सिर्फ वंडरवाल रेडियस होता है। अब आइए कुछ नॉन मेटल जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, उनका क्या सर रोल है? तो आगे देखिए चौथा पॉइंट,
इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, बोथ कोवैलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस एग्जिस्ट। आया समझ में? क्लोरीन हो या हाइड्रोजन हो, उनका कोवैलेंट रेडियस में निकल सकता है और वैन डर वाल भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इनर्ट गैस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल रेडियस होता है। अब जरा देखिए डायग्राम, आप देख रहे हैं ये बीच में गैप है, तब उसका आधा किया गया। फिर से बैक चलो, बैक चलो, आप देख रहे हैं यहाँ पर टच करके तब आधा किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ध्यान से, यहाँ ओवरलैप करके आधा किया गया। तो सबसे ज़्यादा रेडियस का वैल्यू किसके पास होगा? सबसे ज़्यादा रेडियस का वैल्यू होता है वैन डर वाल के पास, क्योंकि वैन डर वाल के बीच में गैप है, तो उसका आधा जो करेंगे उसका ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो वैन डर वाल ज़्यादा होगा, फिर मेटालिक होगा, तब कोवैलेंट। इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होता है मेटालिक से, फिर कोवैलेंट सबसे छोटा होता है। ठीक है, जनरली ऐसा देखने को मिलता है। इधर आइए, हम लोग डी में चलते हैं, आयनिक रेडियस पढ़ते हैं। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होता है? आपको पता है कि सर आयनिक रेडियस की बात तब करेंगे जब पहले हम आयनिक बॉन्ड की बात करें। ठीक है जी, जैसे आपको पता है NaCl, तो आपको ये भी पता है कि NaCl में Na+ है और Cl- है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। Na को क्या बोलते हैं भाई साहब? केटायन बोलेंगे, और Cl को क्या बोलते हैं? एनायन बोलेंगे। और इसका कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये हो गया आपका केटायन और ये हो गया आपका एनायन, और ये इसका न्यूक्लियस और इनका ये बीच का दूरी। ठीक है जी, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये रेडियस ऑफ केटायन है, और यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये रेडियस ऑफ एनायन है। तो आयनिक में क्या होता है? आयनिक रेडियस केटायन का रेडियस भी देता है और एनायन का भी रेडियस देता है। आयनिक में दो अलग अलग रेडियस मिलता है, केटायन और एनायन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो, साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। इसको आप समझिए, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखो। मान लेते हैं ये Na है सोडियम, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि मेटल एक इलेक्ट्रॉन सोडियम निकालेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये सोडियम क्या है? इसको हम बोलेंगे पेरेंट एटम, उसका रेडियस R0 मान लेते हैं। और Na+ क्या है? केटायन, तो इसका रेडियस R+ मान लेते हैं, केटायन। अब देखते हैं कि किसका वैल्यू इसमें ज़्यादा है। आपको पता है कि ये केटायन कब बना है? जब इलेक्ट्रॉन निकला है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। तो याद रखिएगा, जब केटायन बनाइएगा तो उसका रेडियस घट जाएगा, और अभी जो पेरेंट एटम है, अभी जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले हैं, उसका रेडियस ज़्यादा होगा। अरे माने थे सोडियम है, इसका रेडियस R0 है। जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो केटायन बन गया, जब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो केटायन का साइज छोटा होता है और R0 का साइज बड़ा होता है। वही बात लिखा है, साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ये R0 पेरेंट एटम है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी आगे देखिए, साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। अब एनायन का साइज बढ़ जाएगा। क्यों सर? देखो ये Cl है, आपको पता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये Cl-, ये अभी इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, इस पे चार्ज न्यूट्रल है, तो R0 हो गया। इसको पेरेंट एटम मानते हैं। न्यूट्रल जो होता है ना, जिस पे चार्ज नहीं होता, उसको पेरेंट एटम मानते हैं। और ये चार्ज आ गया तो भाई क्या बोलेंगे इसको? एनायन। अब बता, ये एनायन कब बना है? इलेक्ट्रॉन जब ऐड किए हैं तब। तो इसलिए एनायन का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा, और R0 का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये एनायन में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तभी तो एनायन बन रहा है। जब देंगे तो साइज बढ़ जाएगा। तो फाइनली देख लो, पेरेंट एटम का साइज बीच में होता है, एनायन का साइज बड़ा होगा और केटायन का साइज सबसे छोटा होगा। ये बात याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है कि निगेटिव वाले का रेडियस बड़ा होता है, पॉजिटिव वाले का छोटा होता है। और एक पॉइंट और लिख दें कि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना रेडियस घटेगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आने का मतलब रेडियस कम होगा, और जितना निगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। निगेटिव चार्ज आने से रेडियस का वैल्यू बढ़ता है। कोई दिक्कत? अब आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं दे दूँ यहाँ पे, देखना n-1 n
n+1। तो बताओ सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा? तो सर माइनस वाले का रेडियस ज़्यादा होगा, न्यूट्रल बीच में होगा, Na+ सबसे छोटा हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल क्लियर। सर दूसरा एग्जाम्पल बताइए। देखो O+2 अगर हम दे दें, ऑक्सीजन +1 दे दें, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -2, तो किसका सबसे ज़्यादा रेडियस होगा? निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आने से रेडियस का वैल्यू घट जाएगा। अरे बोलो ना, आया समझ में? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। इधर देखो Fe+2, Fe+3, बताओ प्लस चार्ज आने से रेडियस का वैल्यू घटता है, तो जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना रेडियस का वैल्यू कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कॉपर +1, कॉपर +2, कॉपर, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? न्यूट्रल का, फिर कॉपर +1 का, और सबसे छोटा किसका हो जाएगा? कॉपर +2 का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है जी। तो निगेटिव वाले का साइज बड़ा होता है, पॉजिटिव वाले का साइज छोटा होता है। आगे देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, इनका हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनका हम लोग रेडियस निकालेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। देखो C-4, N-3, O-2, F-1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का 6 होता है, -4 का मतलब 4 आ गया, 10। नाइट्रोजन का 7 होता है, -3 का मतलब 3 आ गया, 10। सबके पास 10 है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहेगा तो इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है। अब इनमें कैसे चेक करेंगे किसका रेडियस ज़्यादा है, किसका रेडियस कम है? तो इसके लिए ट्रिक ये है कि निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना उसका रेडियस का वैल्यू ज़्यादा होगा। याद रखना, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो पहले वाला जो ट्रिक में बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस कम होगा, निगेटिव बढ़ने से रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि निगेटिव जितना ज़्यादा होगा उतना साइज का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो C-4 ज़्यादा होगा, फिर N-3, फिर O-2, F-1, Na+1, Mg+2, Al+3। जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना रेडियस कम होगा। किताबों में एक बात लिखा रहता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो आयोनिक रेडियस होता है, आयोनिक रेडियस किसके लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस का, सॉरी एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का क्या होता है? एटॉमिक नंबर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है? कार्बन का, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और सबसे छोटा रेडियस किसका है? एल्युमिनियम का, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका रेडियस कम। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से रेडियस कम होता है, एटॉमिक नंबर घटने से रेडियस बढ़ जाएगा। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है। इस पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ जो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस -3, S-2, Cl-1, आर्गन K+1, Ca+2, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आप गिनेंगे तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? जब आप गिनेंगे तो इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको कॉन्सेप्ट लगा देना है, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना रेडियस का वैल्यू ज़्यादा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना रेडियस का वैल्यू कम होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना रेडियस का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? यस सर, यस, मज़ा आ गया सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक धूम मच गया सर, क्या गजब का आपने कॉन्सेप्ट बताया सर। ठीक है, चलो जी आगे देखिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स। किसी एटम में जितना ज़्यादा सेल बढ़ेगा उसका साइज बढ़ते जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस
एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। सुनो, जेड इफेक्ट का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना रेडियस का वैल्यू छोटा होगा। जेड इफेक्ट क्या होता है बताओ? ये न्यूक्लियस का वो पावर होता है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जब खींचेगा तो साइज घटेगा ना जी, तो जेड इफेक्ट बढ़ने से एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं अभी लिखा था कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस का वैल्यू घटेगा और निगेटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। मैं ये बात लिख चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज का ये फर्क पड़ता है। सर इसमें यहाँ पर भी एक एग्जांपल जरा लिख दीजिए। तो देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, Mn + 2 Mn + 4 Mn + 6। बताइए सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा? Mn का। और प्लस चार्ज आने से रेडियस का वैल्यू घटता है, तो जितना ज़्यादा प्लस उतना रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जितना ज़्यादा प्लस उतना रेडियस का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं दे दूँ a -1 a + 1, तो बताओ ज़्यादा रेडियस किसका होगा? माइनस वाले का। माइनस बढ़ने से रेडियस का वैल्यू बढ़ता है, अब प्लस बढ़ने से रेडियस का वैल्यू घटता है। कोई दिक्कत? नो सर, यस सर, यस, पूरा कॉन्सेप्ट चमक गया सर। आगे बताओ सर, आगे देखो जी, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, देखो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना रेडियस का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, स्क्रीन जितना मजबूत स्क्रीन होगा, तो स्क्रीन क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में रुकावट पैदा करता है। जब मजबूत स्क्रीन होगा तो न्यूक्लियस खींचेगा ही नहीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जब नहीं खींचेगा तो साइज नहीं छोटा होगा। तो स्क्रीनिंग बढ़ने से रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर सुनना, पुअर स्क्रीन है, अगर पुअर स्क्रीन, तो जितना खराब स्क्रीन होगा उतना रेडियस का वैल्यू घट जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा और पुअर स्क्रीन में रेडियस घट जाएगा। जैसे बताओ सबसे मजबूत स्क्रीन कौन होता है? SPDF। और यहाँ पे जो F है ये सबसे पुअर स्क्रीन है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बताइए यहाँ से यहाँ जाइएगा तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा? डाउन होगा, क्योंकि पुअर मिलेगा तो रेडियस का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मूव करने का कितना रास्ता है भाई साहब? 2 रास्ता है, एक लेफ्ट टू राइट, और कहा जाता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आप किधर जाइएगा? पीरियड में जाइएगा। और एक होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आइएगा तो कहा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप में। अब सुनो, लेफ्ट टू राइट जाने पर याद रखिएगा इस बात को कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट का वैल्यू बढ़ता है। आपको पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में, जेड इफेक्ट का वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, और जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट बढ़ेगा उतना रेडियस का वैल्यू घटेगा। तो जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का वैल्यू घटता है। और सुनिए, जब रेडियस का वैल्यू घटेगा तो यहाँ पर रेडियस का वैल्यू बढ़ जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का वैल्यू घटता है। इस बात को आप याद रखिएगा सर, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, पहले मैं लेकर चलता हूं एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट, और उसको हम देखने जा रहे हैं किसमें? ग्रुप में। किसमें देखने जा रहे हैं? ग्रुप में, सॉरी पीरियड में देखने जा रहे हैं। किसमें? पीरियड में। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर दूं पीरियड नंबर 2। बताइए पीरियड नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अभी आप पढ़े हैं तुरंत कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का वैल्यू क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका हो जाएगा? लिथियम का, फिर बताओ बेरिलियम का हो जाएगा, फिर बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, और पीछे आप नियॉन मत कीजिएगा भाई साहब, याद रखिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको हल्के मत लेना, सबसे आगे अब कर देना नियॉन, यहीं पर एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है जी,
लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, लेकिन नियोन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि नियोन कौन सा गैस है? इनर्ट गैस। कौन सा गैस? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस के पास कौन सा रेडियस होता है? वैन डर वाल रेडियस। कौन सा? वैन डर वाल रेडियस। और सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? वैन डर वाल होता है, इसलिए सबसे आगे चला जाएगा। ठीक है, इसी पे बात कर लिया जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीरियड नंबर 3 की बात कर लिया जाए। पीरियड नंबर 3, क्योंकि हम लोग पीरियड में बात कर रहे हैं तो पीरियड नंबर 3 की बात कर लिया जाए। ठीक है, पीरियड नंबर 3 में क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है जी, तो बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का वैल्यू क्या होता है? घटता है बाबू। लेकिन अब हम आर्गन को सबसे आगे कर देंगे, क्योंकि आर्गन इनर्ट गैस है। और यहाँ पे फिर सोडियम लिखेंगे क्योंकि रेडियस घट जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और यहाँ पे क्या है? याद रखिएगा, यहाँ पे आर्गन है, एक्सेप्शन है, ये इनर्ट गैस है। कौन सा गैस है जी? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस के पास कौन सा रेडियस? वी आर का मतलब वैन डर वाल, जो सबसे ज़्यादा रेडियस रखते हैं। इधर देखिए, इन ग्रुप में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात किया जाए ग्रुप में। तो सर ग्रुप नंबर 1 हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में कौन सा होगा? हेलिना के रब से फरियाद। हेलिना के रब से फरियाद। तो हे छोड़ दीजिए और फरियाद छोड़ दीजिए, बस इतना ही दिमाग में रखिए जितना हम लिखे हैं। इसी पे सवाल पूछता है। ऊपर से नीचे आने पे बताओ क्या होगा? रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है तो ज़्यादा सीजियम का, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। इसी तरीके से आप ग्रुप नंबर 2 में भी चल सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है जी, इस तरीके से आप याद किए होंगे, आपको याद होगा। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो सबसे छोटा रेडियस किसका हो जाएगा? बेरिलियम का। लेकिन इसमें अभी खत्म नहीं हुआ भाई, इसमें अभी एक्सेप्शन है भाई साहब। एक्सेप्शन देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एक्सेप्शन है, देखना। ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 ये एस ब्लॉक का है। अब चलते हैं जरा पी ब्लॉक का हाल चल लेते हैं। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक हो चुका है, एस ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक है। दो जी, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब चलते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक का शुरुआत कहाँ से होता है? ग्रुप नंबर 13 से शुरुआत होता है। सुनना ध्यान से, ग्रुप नंबर 13 से शुरुआत होता है। किसका? पी ब्लॉक का। बैगन, आलू, गाजर, ईन, थैला। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ता है, ऐसे कॉन्सेप्ट लगा देंगे और बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है? सबसे ज़्यादा रेडियस नीचे वाले का, टीएल, फिर और ये क्या हो गया? बोरॉन। बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा रेडियस इसका, और ये क्या है? रॉन्ग। सर गलत कहाँ पे है? तो इन दोनों में गलत है। कैसे? जरा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है। एल्युमिनियम कैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सुनना, 3s2 हो जाएगा और 3p1 हो जाएगा, बाकी इधर रहेगा। देख लो, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, 3s2 3p1 और बाकी पीछे रहेगा। ये देखो गैलियम का क्या हो जाएगा? गैलियम का सुनना भाई, इसका 4s2 4p1, 4s2 4p1, 4s2 4p1 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन गैलियम का जब लिखोगे ना, गैलियम का, तो 4s2 4p1 जब लिखोगे तो इससे पहले आता है 3d10। क्या आएगा? 3d10। तुम लिख के देखना, गैलियम का 3d10 आएगा। 4s2 से पहले 3d10 आएगा। ठीक है। अब सुनना क्या होगा, ये जो D है ना, तो D को हम लोग बोलेंगे पुअर स्क्रीन। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा जी, इतना अच्छा नहीं है स्क्रीन। ए D और F उतना अच्छा नहीं होता है। और जब पुअर स्क्रीन होगा तो बताओ रेडियस का वैल्यू घट जाएगा, रेडियस का वैल्यू घट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि गैलियम में रेडियस का वैल्यू घट जाता है।
तो गैलियम में जब रेडियस का वैल्यू घटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और एल्युमिनियम नीचे आ जाएगा। तो अब जो इसका करेक्ट ऑर्डर है, तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, Tl सबसे आगे, फिर इंडियम, अब गैलियम ना लिख के एल्युमिनियम लिखेंगे, तब गैलियम लिखेंगे, अब पीछे क्या हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, आया समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। गैलियम का लिखिएगा 4s2 4p1 से पहले 3d, आपको पता है कि 4s से पहले 3d होता है, आपको पता है ना 4s से पहले 3d होता है, और d में कितना 10, तो d पुअर स्क्रीन है, इसकी वजह से रेडियस का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो p ब्लॉक का कहानी समझ गया। ग्रुप नंबर 13 में क्या है, एक्सेप्शन है। तो देख लीजिएगा, ये 13 है, सुनना, ये क्या हो गया 14, यहाँ लिख दिए ग्रुप 15, 16, 17 और ये क्या हो गया 18। दिखना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम। यहाँ पर देखना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहें शिव जी सुनो पार्वती, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊं, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पीटोगे, फिर कल बाहर आई आंटी, उसको छोड़ दीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रही है, पी ब्लॉक का है। देखना पी ब्लॉक का कहानी आज के बाद से खत्म रेडियस के मामले में। सुनो, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ता है, लेकिन इसको इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, और बोरॉन ऐसे भी छोटा होगा, इसमें एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी में कहीं एक्सेप्शन नहीं है। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। आया समझ में? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पी ब्लॉक का काम स्वाहा हो गया, स्वाहा, खत्म। आज के बाद से पी ब्लॉक में कोई अब दिक्कत हो मौजूद है। अब की बार जो क्वेश्चन दिया है, देखो ना, कार्बन, सीजियम, एल्युमिनियम, सल्फर, जेईई मेंस का सवाल है। अब ये ना किसी खास ग्रुप का है, ना किसी खास पीरियड का है, मिक्स टाइप का है। तो ये कैसे बनेगा जरा देखना, सुनना ध्यान से। कार्बन सेकेंड पीरियड के ऊपर, एल्युमिनियम सल्फर, एल्युमिनियम सल्फर ये आपका थर्ड पीरियड का है। और सीजियम जो है नीचे होता है, आपको पता होना चाहिए, हेलिना करब से फरियाद नीचे होता है। तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का वैल्यू घटता है। पहले उसको अरेंज कर लेना और ऐसे तीर चला के आपको लिख लेना है। अब नीचे सबसे ज़्यादा कौन है, सीजियम, तो इसका रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। फिर किसका होगा, एल्युमिनियम और सल्फर, तो इनमें ज़्यादा किसका होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का वैल्यू घटता है, तो ज़्यादा किसका होगा, एल्युमिनियम का, फिर सल्फर का, और सबसे छोटा किसका हो जाएगा, कार्बन का, क्योंकि ऊपर वाले का रेडियस सबसे छोटा होता है। तो किस ऑप्शन को टिक किया जाए, ए ऑप्शन। ठीक है, तो कभी भी मिक्सिंग वाला देगा तो आपको ऐसे बनाना है। यहाँ देख लो, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो आपको पता है कि ऐसे जाइएगा तो रेडियस का वैल्यू घटेगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। तो ज़्यादा किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। अब ये ऊपर कैसे डिसाइड करें, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का वैल्यू घटता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा लग जाता है लिखने में, जेईई मेंस का ये भी सवाल है। ठीक है, तो ये करेक्ट इसका ऑर्डर है। आगे देखिए, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई। इनमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा, देखना ये सवाल किसका है, देखते ही समझ में आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देख लेना सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ज़्यादा रेडियस किसका होगा बताओ, सल्फर का, फिर किसका हो जाएगा, Cl माइनस का, फिर किसका हो जाएगा, पोटेशियम का, सबसे छोटा किसका हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा। और सर आप एक जगह आपने एक चीज़ को छोड़ दिया, बीच में कौन सा हो जाएगा, आर्गन। क्यों सर, क्यों, क्योंकि आर्गन न्यूट्रल है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो निगेटिव वाला सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ भी देखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ये भी मिक्स टाइप का दे दिया है। ठीक है, देखो
जो देखते हैं सेम पीरियड वाले को आप सजाइए। मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड के होते हैं। किस पीरियड के हैं? सेकेंड। और कैल्शियम जो होता है वो थर्ड पीरियड का होता है। नीचे पीरियोडिक टेबल पकड़ होना चाहिए। और आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ता है और ऐसे जाने पर रेडियस का वैल्यू घटता है। तो बताओ ज़्यादा किसका होगा? कैल्शियम का। फिर किसका हो जाएगा बताइए? मैग्नीशियम का, फास्फोरस का, फिर किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। ये हो गया आपका रेडियस का ऑर्डर। और ये इसका ऑप्शन था लेकिन मैं नहीं लिखा हूँ, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एकदम खतरनाक तरीके से दनादन हम लोग ज़बरदस्त तरीके से हमने कंप्लीट किया। अब आगे हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक तो और ख़तरनाक है, इसको तो बहुत ज़रूरी है जानना। डी ब्लॉक में सबसे पहले देखते हैं पीरियड। और ये कौन सा पीरियड है आपका? डी ब्लॉक का शुरुआत होता है आपको पता है फोर्थ पीरियड से। और फोर्थ पीरियड को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। और 3D सीरीज के ये स्कैंडियम जानते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक का पहला पीरियड मतलब चौथा पीरियड का एलिमेंट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस के वैल्यू घटता है, मैं आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाएंगे रेडियस घटेगा, Fe से निकल तक जाएंगे रेडियस सेम रहेगा, और कॉपर से जिंक जाएंगे तो रेडियस का वैल्यू बढ़ जाएगा। 3 केस है यहाँ पे। अब उसका रीजन मैं नीचे लिखा हूँ। रेडियस क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से। मतलब जेड इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब कि कस के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्क्रीन तोड़ तड़ देगा। ठीक है जी, स्क्रीन कमजोर पड़ जाएगा, स्क्रीन को तोड़ देगा, और जेड इफेक्ट कस के खींचेगा, रेडियस डाउन हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस सेम है, इसका मतलब कि जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग क्या है? सेम। और यहाँ पे स्क्रीन हो गया मजबूत, जेड इफेक्ट का चलने नहीं दिया, स्क्रीन मजबूत हो गया तो खींचने नहीं देगा। जब नहीं खींचने देगा तो मैं आपको पढ़ाया था कि स्क्रीनिंग बढ़ने से रेडियस बढ़ता है। और देख लो यहाँ से आने जाने पर रेडियस का वैल्यू घटता है। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक घट गया, और Fe से निकल तक क्या हो गया? सेम हो गया। और फिर अचानक क्या हो गया? कॉपर से जिंक का रेडियस बढ़ गया। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये वाला ऑर्डर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब इस पे एक ग्राफ दिया रहता है, उस ग्राफ को जरा देख लीजिए। ग्राफ देख लो, एटॉमिक रेडियस वेरिएशन इन 3D सीरीज। देख रहे हैं, ये ग्राफ में बना दिया हूँ। ऊपर स्कैंडियम है, कहाँ तक बताओ घट रहा है? मैग्नीज तक रेडियस घट रहा है। फिर Fe, कोबाल्ट, निकल तक सेम रह रहा है। लगभग क्या रह रहा है बताओ? लगभग ये क्या है? सेम है। और फिर अचानक कॉपर जिंक से बढ़ जा रहा है। तो ये ग्राफ अपने दिमाग में रखिएगा, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये NCERT किताब में ये सब दिया हुआ है। आगे देखिए, अब चलते हैं। हमने आपको बता दिया पीरियड में क्या मामला है। अब आते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप नंबर 3 से शुरुआत होता है डी ब्लॉक का। तो देखना यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का वैल्यू बढ़ता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है जी, बढ़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग 3D सीरीज। नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग 4D सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? 5D सीरीज। और इसको क्या बोलते हैं? 6D सीरीज। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका? 6D, 5D, 4D और किसका हो जाएगा? 3D का। लेकिन ये सिर्फ किस में होता है? ये सिर्फ होता है किस में? ग्रुप नंबर 3 में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए ग्रुप नंबर 4 और इसके बाद जितने भी ग्रुप्स हैं इसमें क्या मामला है। टाइटेनियम का 22 होता है, आप लिखिएगा। यहाँ पर इनर्ट गैस आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को लिखने आता है। 4s2 3d2 आपको लिखने आता है। जर्कोनियम देखना नीचे एक पीरियड बढ़ गया। अरे भैया ये चौथा पीरियड है, माने 3D सीरीज का मतलब चौथा पीरियड। ये 3D सीरीज है, चौथा पीरियड। और ये कौन सा? 5वां। तो यहाँ 5 हो जाएगा। एक सेल बढ़ा दो। और 72, तो अब जब 72 का लिखोगे ना तो यहाँ पर 6s2 आएगा, 5d2 आएगा, लेकिन 4f एंट्री मार देगा। 4f कैसे? जरा सुनो। 57 के बाद से आपको पता है कि 58 से लेके 71 ये कहाँ चला जाता है? F ब्लॉक में नीचे, पता है ना। और जब ये F ब्लॉक में जाएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा? F में। अब जैसे ही 71 हम 71 के पास पहुंच जाएंगे तो फिर वापस कहाँ आ जाएंगे? ऐसे 71 के पास पहुंचने के बाद से ऐसे आ जाएंगे। अरे भैया सुनो,
58 से लेके 71 वो नीचे होता है ना, बोलो ना। तो जैसे 71 खत्म हुआ हम फिर एंट्री मार देंगे 72 में, और ये F ब्लॉक थे, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F में है, और जैसे 72 में आएंगे तो अब F पहले आ जाएगा, अब फिर D ब्लॉक में आ गए, ग्रुप 4D है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, D में, F पहले आ जाएगा। तो इसका नुकसान क्या हुआ बाबू, इसका नुकसान ये हुआ, जरा देखना ध्यान से, कि ये F4F जो है ना, आपको पता है कि ये पुअर स्क्रीन है, पुअर स्क्रीन, और जब पुअर स्क्रीन है तो रेडियस का वैल्यू घटा देगा, और इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो रेडियस घट रहा है ना, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सर ये देखिए एले है लेंथनम, लेंथनम के बाद से 58 से लेकर 71 F ब्लॉक था, और उसके बाद से 72 में F पहले आ गया, और F की वजह से रेडियस घट गया क्योंकि पूरा पुअर स्क्रीन है, तो लेंथनम के बाद से नहीं लोचा हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि F जो सबसेल है वो पहले आ जाएगा और उसका पुअर स्क्रीनिंग से रेडियस का वैल्यू घट जाएगा, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये F कब एंट्री मारेगा, लेंथनम के बाद। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा सर, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर लगभग रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ेगा, हॉफनियम का ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से घट गया, तो घटेगा तो लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। तो कहने का मतलब कि ग्रुप 4 में ये बताओ कौन सा सीरीज है, 3D, तो 3D सीरीज बड़ा होगा, कौन सा, 4D सीरीज बड़ा हो जाएगा, 3D थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4D बढ़ जाएगा। देखो ये 3D है, ये 4D, लेकिन 4D से 5D लो यहाँ पर लिख देते हैं, ये 3D है, ये 4D है, और ये 5D है। तो 4D और 5D क्या हो जाएगा, ये लगभग सेम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सर ये ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक, तो ये ग्रुप नंबर, ये जो कहानी है, ये वाला जो कहानी है, ये आपका ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक, डी ब्लॉक का आखिरी ग्रुप कौन सा होता है, 12, 4 से लेके 12 तक वैलिड है ये वाला ऑर्डर, बस तीसरा में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जरा देखिएगा, मैं सब लिख दिया हूँ। ग्रुप नंबर 4 टी जरा हाफ, वो नवाब था। ठीक है जी। उसके बाद से क्या होता है, क्रोमाटन, इस तरीके से याद कराया गया था आपको। उसके बाद से ये क्रोमा है, ये मन तक रे, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा बताओ, फेरस, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, कोबाल्ट आएगा ना, कौन आगे आया, फिर इसके बाद से नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, फिर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद से कौन आगे आया, और जीनी कनाडा होगा। अब सुनो ध्यान से, सुनना, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से भाई, अच्छे से देखना। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सेम। 4 से लेकर 12 तक यही कहानी चलने वाला है, ये सेम, 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 चमक गया। सर आज के बाद से डी ब्लॉक कभी हम लोगों को दिक्कत करने वाला नहीं है सर, डी ब्लॉक कभी अब दिक्कत नहीं करेगा, औकात ही नहीं कब दिक्कत कर रहे। ठीक है, लो जी। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोजेस्ट टू, कौन सा, गोल्ड। अरे भैया सिल्वर के नीचे क्या है, गोल्डन होता है जी, देख लो। तो सिल्वर और गोल्ड क्या है, लगभग क्या है, सेम ही है ना। चलो जी, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोजेस्ट टू किसका हो जाएगा, गोल्ड के आसपास में हो जाएगा, क्योंकि एक ही ग्रुप का है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, बताइए सेम है कि नहीं। जर्कोनियम हाफनियम सेम होता है, मैं पीछे टेबल बनाया हूँ, देख लेना। क्रोमाटन, क्रोमाटन बिल्कुल सर सेम रहेगा। कोबाल्ट निकेल, सर ये पीरियड वाला है, याद करो पीरियड,
कोबाल्ट निकल लगभग क्या था, सेम था। यहाँ पे देख लो कोबाल्ट निकल, देख लो कोबाल्ट और निकल लगभग क्या होता है, सेम होता है। सर ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट निकल भी क्या है, सेम है, कोबाल्ट निकल भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, ऑल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। इधर आइए, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। तो बताइए इनमें एटॉमिक रेडियाई सिमिलर किसका है, सिमिलर। तो सिमिलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्रोमाटन। देख लो यहाँ पर MO और W क्रोमाटन। मन तक रे ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है जी। टी जरा हाफ, जर्कोनियम में और हाफनियम में सेम होता है, टाइटेनियम में सेम नहीं होता, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ठीक है जी। निकेल काफ़ी आगे होता है, स्कैंडियम काफ़ी पहले होता है ना, तो निकेल का रेडियस क्या होगा, स्कैंडियम का पहले होता है, निकेल बाद में होता है ना, तो सेम नहीं होगा, इतना बात दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट फाड़ू क्वेश्चन। अरे भैया कॉन्सेप्ट फाड़ू क्वेश्चन, फाड़ के रख देगा कॉन्सेप्ट। देख लो भाई, सिस्टम फाड़ देगा एकदम, तुम्हारा सिस्टम फाड़ देगा, समझे। देखो जबरदस्त मैं क्वेश्चन लाया हूँ, देखना। सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा बताओ, I माइनस का, फिर I का, प्लस वाले का सबसे छोटा होता है। बताइए H माइनस का ज़्यादा होगा, फिर H का, H प्लस का सबसे छोटा होगा। यहाँ देख लीजिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दिख ही गया क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ज़्यादा रेडियस किसका हो जाएगा, C4 माइनस का, फिर बताओ N-3 का, फिर O-2 का, फिर F-1 का, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए सर, इसमें इस क्वेश्चन में सर थोड़ा बताइए तो क्या मामला है। देखिए यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे मामला क्या है कि सबसे ज़्यादा रेडियस हो जाएगा S-2 का। किसका हो जाएगा जी, S-2 का। फिर किसका हो जाएगा, Cl-1 का, फिर किसका हो जाएगा बताओ, Na+1 का। अब फिर किसका हो जाएगा, Mg+2 का। और देखना बेरिलियम जो है ना, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर का रेडियस छोटा होता है, नीचे का रेडियस बड़ा होता है। ऊपर जो होगा ना उसका रेडियस छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया इसका ऑर्डर, कोई दिक्कत। यहाँ पर देख लीजिए ये भी मिक्स टाइप का है, सुनना। लिथियम के बाद से क्या होता है बताओ, बेरिलियम, और फिर बोरॉन, और सोडियम कहाँ होता है, नीचे। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका हो जाएगा, सोडियम के नीचे वाले का। और यहाँ से यहाँ जाने पर रेडियस घटता है, तो फिर लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, बोरॉन। तो ये मिक्स टाइप का सवाल है, मैं पीछे सब करवा चुका हूँ, ठीक है। देखिए आगे चलिए, यहाँ पे देखो, तो देखो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका हो जाएगा, जिंक का, तब किसका हो जाएगा, कॉपर का, और छोटा किसके हो जाएगा, निकल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, निकल का, ठीक है जी। जिंक आगे होता है, कॉपर फिर निकल। ये कौन सा है, ये आपका डी ब्लॉक का 3D सीरीज में जाकर देखना। किस में जाकर देखना, 3D सीरीज में देख लेना। यहाँ पे देख लो, सोडियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर लिथियम होगा, और उसके बाद से कौन हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। मिक्स टाइप है, सोडियम नीचे होता है, फिर लिथियम और तब बेरिलियम। यहाँ पर जरा देखिएगा, स्कैंडियम सबसे ज़्यादा, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। इसको जाकर देखना, 3D सीरीज वाला सवाल है, 3D सीरीज। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए रुबिडियम सबसे नीचे होता है, फिर सोडियम, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, क्लोरीन। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, क्लोरीन। ये क्या हो गया भैया, काहे छिटा गए भाई, यहाँ पे देख लो। तो रुबिडियम नीचे होता है ना जी, तब सोडियम, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। मिक्स टाइप का है, रुबिडियम नीचे और सोडियम क्लोरीन एक लाइन में, तो सोडियम पहले तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, क्लोरीन बाद में तो उसका रेडियस छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का वैल्यू क्या होता है, घटता है। लेकिन सर एल्युमिनियम मैग्नीशियम नीचे होता है, नीचे, तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का, तब किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का। इसमें किसका हो जाएगा, बेरिलियम पहले होता है, बोरॉन बाद में होता है, तो बेरिलियम, और सबसे पीछे कौन हो जाएगा, बोरॉन, ठीक है। अगर भरोसा नहीं है तो यार इसको अरेंज करो ना यार, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम, और ये क्या हो गया, बोरॉन। तो एल्युमिनियम का नीचे वाले का ज़्यादा होता है ना,
और ऐसे रेडियस घटेगा तो मैग्नीशियम आगे, एल्युमिनियम पीछे, इधर बेरिलियम आगे, बोरॉन पीछे, ठीक है। और ये मैं तो आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, सुनना, ऑक्सीजन के बाद से कौन सा होता है, फ्लोरीन, सल्फर, और ये क्या हो गया इसके नीचे क्लोरीन। तो ज़्यादा हो जाएगा सल्फर का, तब क्लोरीन, तब ऑक्सीजन और तब फ्लोरीन। ये मिक्स टाइप का सवाल है, मिक्स वाले में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे वाले का ज़्यादा होगा और इनमें ज़्यादा किसका होगा, तो लेफ्ट राइट जाने पर घटता है, तो सल्फर का ज़्यादा होगा, क्लोरीन का कम होगा। इधर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, कितना, 5 स्टार। तो इसमें बताइए ज़्यादा किसका होगा, आपको पता है कि सर आयोडीन, और ये क्या हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, और ये क्या हो गया, फ्लोरीन। ये तो आपको पता होना चाहिए कि फिर कल बाहर आई आंटी, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस घटता है, बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ता है, फिर कल बाहर आई आंटी। लेकिन याद रखना H- का ज़्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस में अगर कंपेयर करेंगे, H- में कंपेयर करेंगे तो H- इन तीनों से आगे जाएगा, हाँ इनसे आगे आयोडीन माइनस चला जाएगा। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखना मैंने इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के रेडियस को डिस्कस किया, एक्सेप्शंस को डिस्कस किया, और बहुत सारे फाड़ू क्वेश्चंस को मैंने कराया। इसको एक जगह लिख लो, अब इससे ज़्यादा रेडियस नहीं पढ़ना है। ओके, थैंक यू।